नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नंबर वन, हम बात करने वाले हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में। आपको याद होगा कि नीति आयोग ने ये जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट को रिलीज किया था और हमने इस पर्टिकुलर विषय पर विस्तार से चर्चा भी की थी। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम है उसका इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पर क्या कहना है। फिर आईएमएफ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने खास करके श्रीलंका को लेकर एक स्टैंड लिया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। देन विल गो थ्रू सम फिगर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने क्यों भारत की जो इक्विटी मार्केट है उसमें से पैसे पुल आउट किए, और लास्ट में हम सिरामिक और ग्लास के एक्सपोर्ट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया कि नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को रिलीज किया और हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम ने इसको वेलकम किया है, यानी कि ईवी इकोसिस्टम, ईवी मेकर्स, बैटरी मेकर्स और इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं वो इस ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से काफ़ी खुश हैं। खास करके ईवी इकोसिस्टम या फिर जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बैटरीज हैं उनको एक यूआईएन दिया जाएगा, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक चीज़ का जो हमें ध्यान, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूआईएन का काम क्या होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, ये एक बैटरी है। बैटरी स्वैपिंग करने के लिए आप जाएंगे, लेट्स से आप अपना मोटरसाइकिल लेकर गए, आपके मोटरसाइकिल में ऑलरेडी एक बैटरी है, तो वो बैटरी आपने निकाल कर ईवी स्टेशन वाले को दे दी और वहाँ पर वो आपको नई इन द सेंस कि एक चार्ज्ड, फुली चार्ज्ड बैटरी जो है वो आपको आपके मोटरसाइकिल के लिए दे देंगे। आप पैसे देकर चले जाएंगे। अब आपके पास जो बैटरी है उसमें भी एक यूआईएन होगा और जो बैटरी आपने दी उसमें भी एक यूआईएन होगा। और ये सारी बैटरीज जो है ना, उनके ऊपर एक प्रकार से नज़र भी रखी जाएगी इन द सेंस के इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी रेंज है, ये सारी चीज़ें और ये सारा डेटा जो है वो फ्यूचर में अच्छी बैटरीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ क्राइम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि फिर बैटरी के माध्यम से लोगों को ट्रेस किया जाए या फिर उनकी जो एक प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बट एनीवे, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम संभाल लें तो बाकी की जो साइड्स हैं यूआईएन की बैटरी के साथ जुड़ी हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। द पुलिस विल हैव टू वॉक ए थिन लाइन बिटवीन एडिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टिफलिंग इनोवेशन। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लेते हैं कि एक, I'll give you one example again, right? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए STD लिख देता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? अब मान लीजिए एक स्कूटर में आपको एक बैटरी की ज़रूरत है। एक बड़ा पावरफुल बाइक है आपका, तो उसमें आपको दो बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी हैचबैक छोटी कार में तीन बैटरीज की, आपकी एक छोटी एसयूवी के लिए चार बैटरीज, आपकी एक बड़ी फॉर्च्यूनर एंडेवर टाइप की एसयूवी के लिए पांच बैटरी और आपकी लग्जरी एसयूवी के लिए लेट्स से 10 बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। आई जस्ट गिव यू वन, एक रफ एग्जांपल है ये। अब हमें कैसी बैटरीज डिज़ाइन करनी है कि जिनके, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि उनकी चार्जिंग का सॉकेट एक जैसा हो, कि यूनिवर्सल चार्जर की तरह हर जगह पर वो फिट हो जाए। इस प्रकार की बैटरी हमारी होनी चाहिए। उसकी साइज, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी ना, कि मोटरसाइकिल में अगर एक बैटरी है तो वही 10 बैटरी आप मिला ले तो कार में भी चलेगी। यही चार बैटरी दूसरी कार में चलेगी। अगर ट्रक है तो लेट्स से उसमें 100 बैटरीज जाएगी। तो इस प्रकार की, जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल। तो एक साइज, वेट, सॉकेट, ये सारी चीज़ें हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेप की हो। बाइक्स के लिए आप एक शेप डिज़ाइन कर दीजिए, कार्स के लिए कोई अलग, राइट, थ्री व्हीलर्स के लिए कुछ अलग शेप या फिर अलग डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें की जा सकते हैं। बट वी हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक नंबर वन चीज़ है। दूसरी चीज़, इनोवेशन। अब देखिए, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको बना देंगे, कुछ आप रूल्स फ्रेम कर लेंगे, तो उन
बाउंड्रीज में रहकर चीज़ों को डिज़ाइन करना, चीज़ों में बदलाव लाना जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो पॉलिसी हम बनाएं, अपने आप में आपको पता चल गया ना कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि एक तरफ हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हम स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें इनोवेशन भी करते जाना है, हमें नई नई बैटरीज, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी साइज बड़ी हो जाए और ये बैटरी का काम जो है डबल हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों का एक फाइन बैलेंस मेंटेन करते हुए इस पॉलिसी को हमें लॉन्च करना है या फिर और ज़्यादा रिफाइन करना है। ये पॉलिसी जो है वो इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ बैटरीज के बारे में बात करती हैं, ट्रेसेबिलिटी, डेटा शेयरिंग, बिजनेस मॉडल्स, फिस्कल सपोर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल, बैटरी रीयूज, रिसाइकलिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में ये ड्राफ्ट पॉलिसी बात करती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी ने ये भी कहा कि जो बैटरी के साथ जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी लगाई जाती है। तो ये 18 को कम करके 5% कर देना चाहिए, ऐसा भी रिकमेंडेशन जो है वो इस पॉलिसी में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर एट IMF, आप जानते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो USA की यात्रा पर हैं, और वहाँ पर IMF की मीटिंग को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा, भारत ने श्रीलंका के लिए बैटिंग की है, श्रीलंका के लिए कहा है कि श्रीलंका को टेम्परेरीली लोअर इनकम कंट्री की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाए। अगर जब ये किया जाएगा, मीन्स ऐसा हो जाए, भारत ने तो यही कहा है कि श्रीलंका को आप डाउनग्रेड करके लोअर इनकम कैटेगरी में डाल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर श्रीलंका को फटाफट पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। फिलहाल श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत ने पूरा सपोर्ट, एक स्टैंड लिया है श्रीलंका के लिए, एंड आई एम श्योर ये बात जो है वो श्रीलंका के लोग कभी नहीं भूलेंगे और उनका जो प्यार है वो भारत के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगा। यही मैं आशा रखता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, फॉरेन करेंसी जो रिज़र्व हैं या फिर फॉरेक्स रिज़र्व जो हैं वो उनके पास ख़त्म हो गया है, तो वो चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब श्रीलंका ऐसा देश है वो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, यहाँ तक कि आइलैंड नेशन होने के बावजूद भी फ़िश इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन फ़िलहाल तो उनको डॉलर्स चाहिए, सलाह नहीं चाहिए, तो फटाफट अगर उनको पैसे मिलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ना, ये एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं IMF के, और भारत 3 देशों को रिप्रेजेंट करता है IMF में, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको एग्जामिनेशन में MCQ पूछा जा सकता है कि भारत किन 3 देशों को IMF में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये राइट ऑप्शन है। फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, श्रीलंका और भूटान, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, बांग्लादेश तो अब बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करें एक्सेट्रा। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट्स इट, राइट। New Delhi has pressed for treating Sri Lanka on par with other countries facing dire emergencies such as Ukraine. भारत ने ये कहा कि जैसे हम यूक्रेन को ट्रीट करते हैं ना, फिलहाल इमरजेंसी फेस कर रहा है, वैसे ही उसी कैटेगरी में हमें ये श्रीलंका को हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि हम श्रीलंका की मदद कर सकें। FPIs पुल आउट, 12,300 करोड़ रुपीस भारत की जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट से चले गए हैं इसी महीने में। और इसके पीछे नंबर 1 रीजन जो है दैट इज US फेड रिजर्व। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है USA की, वो अगर अपना रेट इंक्रीज कर देगी तो फिर ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बैंक से पैसे बोरो किए हैं, वो पैसे वो भारत की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर अगर उनको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है और ऊपर से इंटरेस्ट रेट या फिर लोन का रेट इंक्रीज हो गया तो फिर उनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बहुत ही कट टू कट चलते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आप USA के एक इन्वेस्टर हैं, आपने 10,000
डॉलर्स जो हैं वो बैंक से बोरो किए और बैंक ने आपको कहा था कि ये आपको 3% इंटरेस्ट रेट पर बैंक आपको ये दे रही है, मानकर चलते हैं। अब आपने ये $10,000 जो हैं वो भारत की अलग अलग कंपनीज में, भारत की स्टॉक मार्केट इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किए और आपके जो ब्रोकर हैं उन्होंने कहा कि सारे टैक्स ये वो सारी चीज़ें अगर हम कट कर ले तो आपको रिटर्न जो है वो 4% मिलेगा। कितना? 4%। तो $10,000 पर आप 4% कमाएंगे, 3% आपको इंटरेस्ट पे करना है, बीच में आपका जो 1% है दैट इज योर प्रॉफिट। आप कहेंगे कि चलो अच्छी डील है, लेट्स मूव ऑन। अब ये आप कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। अब अगर बैंक जो है वो ये तय कर दे कि ये 3% जो हमने एग्जाम्पल में देखा, ये 3% को अगर इंक्रीज करके 4% कर दे तो फिर आपका क्या होगा? आपका ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो फिर आप खामखा रिस्क नहीं लेंगे, आप यहां से पैसे निकाल कर वापस बैंक को दे देंगे, isn't it? तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे काम करता है। तो इस प्रकार से जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, लोन का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो अफेक्ट होता है। और टोटल अगर हम देखें तो मार्च 2022 तक अगर आंकड़ा देखें तो पिछले 6 महीनों के अंदर धड़ाधड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं। उन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी इक्विटीज में से पैसे जो है वो डी इन्वेस्ट किए हैं। 1.48 लाख करोड़ रुपीस चले गए हैं। और दूसरी तरफ एक जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो चल रहा है फरवरी से, तो इसने भी इसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज कर दी है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो सिरेमिक्स और ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स हम हमारे देश में से एक्सपोर्ट करते हैं ना, 2021-22 में इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। हमने $3,464 मिलियन की आइटम्स को एक्सपोर्ट किया। 2013-14 में हमारा जो आंकड़ा था दैट वाज $1,292 मिलियन और यहां पर 3,464 था। आई वुड रफली से कि जो पहले आज से 2013-14 में हम करते थे एक्सपोर्ट सिरामिक्स और ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स, वो 3 गुना इंक्रीज हो गए हैं। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत सारे अलग अलग रीजन में ये सारे बड़े बड़े हाउसेस हैं सिरामिक के। और फॉर एग्जाम्पल गुजरात में मोरबी है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। अगर आप कभी भी मोरबी विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पर सिरामिक की, राइट, टाइल्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल फाइंड। आपको पता ही चल जाएगा कि आप मोरबी पहुँच गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो कहते हैं ना फैक्ट्रीज तो वहाँ पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ग्लास पैदा किया जाता है, सिरामिक की आइटम्स बनाई जाती है, तो इससे और कई जगह उसे रॉ मटेरियल भी आता है। तो हर किसी को यहाँ पर फ़ायदा है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई। इसी के साथ हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि जो सर्ज आया है शिपमेंट में सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स, टाइल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की वजह से भारत का जो मेक इन इंडिया का अप्रोच है ये और ज़्यादा मजबूत हुआ। और ये टाइल इंडस्ट्री ने हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमाया है। तो सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव चल रही है। एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जब हम ये टाइल्स की बात करें तो भारत का ग्लोबल रैंक है नंबर 2, राइट। हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं टाइल्स के, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। और 125 देशों में हम हमारी इन सारी चीज़ों को बेचते हैं। और हमारे टॉप डेस्टिनेशंस है सऊदी अरेबिया, यूएसए, मैक्सिको, कुवैत, यूएई, इराक, ओमान, इंडोनेशिया, यूके एंड पोलैंड। ये कुछ टॉप डेस्टिनेशंस है। बाकी टोटल 125 देशों में हम ये सारा सामान बेचते हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।